अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हाज़िर हैं हम तकरीबन सेकंड लास्ट एपिसोड यार को हमने जा बचा देखा किताब चेहरा के कर्म से माखूज आर्मी से मुतल्लिक कहानी फिर मासूम सी लड़की बहुत अच्छी कहानी जा रही है। तो चलें अब आगे चलते हैं, इसका मज़ा नहीं ख़राब करते, आप लोगों को पता ही होगा जो रेगुलर इसको पढ़ते हैं। चलिए फिर दोबारा से वही कहूँगी कि जिन्होंने मेरी आवाज़ सुननी है वो अपनी वॉल्यूम को ऊँचा कर लें या हेडफ़ोन्स लगा लें अपने साथ, काम भी करते जाएँ साथ-साथ, नॉवल को सुनते भी जाएँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और जिनको ये नॉवल मेरी आवाज़ नहीं सुननी, आप मेरी आवाज़ को म्यूट कर दें और एक-एक पेज को ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हुए इसको पढ़ते जाएँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। रेस्ट करो, अल्लाह हाफ़िज़। इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता वो बाहर निकल गया था। दानैन ने सख्ती से अपनी आंखें बंद करते नमी अपने अंदर उतारी थी। वो कोई पत्थर दिल या बेहिस ना थी जो अपने 2 दिन की एकतरफा मोहब्बत पर इस मासूम आईसीयू में पड़ी लड़की के लिए कुछ गलत सोचती। पूरे 6 घंटे थका देने वाले इंतजार के बाद आईसीयू का दरवाजा खुला था। इसकी हालत अब खतरे से बाहर थी, मगर अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बलाज, फारे और सारिम समेत जवेरिया बेगम भी इनके साथ ही थीं। सबके लबों पर एक ही सवाल था, मगर फिर भी सब चुप थे। किसी को नहीं मालूम था कि अदन बशीर ने अचानक किस बात का सदमा लिया था, जिससे वो पैरालाइज्ड होते-होते बची थी। मुझे माफ़ कर देना अदन, मैं कुछ न दे सका तुम्हें। आईसीयू के दरवाजे को तकते बहुत कर्ब से सोचता उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि अभी उसके अलावा और भी बहुत से फ़र्ज़ थे जिन्हें उसने पूरा करना था। सारम, हमें हेडक्वार्टर मीटिंग में पहुंचना है। घड़ी देखता उसके आकर पास आकर बोला तो फारिया और सारम ने पहले एक दूसरे को फिर उसे देखा। हम कल सुबह तक डिले करवा सकते हैं? सारम सभर्क बोला। मेजर सारम, तुम्हें क्या लगता है वो लोग जो तुम्हारे इंतजार में बैठे होंगे कि अगर हमने जरा सा भी वक्त जाया किया तो मिशन फेल हो सकता है? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? इसका लहजा किसी भी रियायत से आरी था। वो फौरन अटेंशन हो गया था। ओके, चलो। और फारिया, तुम यही हो ना? उसकी जानिब देखता बोला। यस मेजर, मैं अदन के पास ही रुकूंगी। ठीक है, तो कोई भी बात हो हमसे शेयर कर देना। उसे हिदायत देता सारंग के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया था। जवेरिया बेगम फौजिया के साथ डॉक्टर के कमरे में थीं, जिसकी वजह से इनसे ना वो मिल सका था। तुझे क्या लगता है अदन को अचानक क्या हुआ है? ड्राइविंग करते सारंग ने उससे पूछा जो सिगरेट सुलगा रहा था। वो बस कभी-कभी अपने फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पीता था। एक लम्हे के लिए इसका लाइटर जलता हाथ साकत हुआ था, मगर अपने अगले ही लम्हे वो नॉर्मल अंदाज में कंधे उचका गया था। मैं नहीं जानता, शायद कल आने वाले हादसा का सदमा लिया हो। अपनी जानिब से बहुत मजबूत पॉइंट उठाया था। सारम ने चेहरा इसकी जानिब देखते गौर से इसको देखा। हाँ, हो सकता है। वैसे भी तेरा गम तो पालने से रही। सर झटकता विंड स्क्रीन को देखने लगा। बालाज ने नागवारी से उसे देखा। क्यों? मैं कोई वादा तोड़कर भागा हूँ इससे जो मेरा गम पालेगी? अगर ऐसा करेगी तो सरासर हमाकत होगी। वो अपने अंदर एक लावा पकता हुआ महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ बालाज, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, मगर ये औरत ज़ात बहुत भोली और नासमझ होती है। हर चीज़ में शिद्दत पसंद पाई जाती है। वो खामोशी से सिगरेट पीता रहा। अब देख फारिया हमारी शादी कैंसिल होने पर क्या हंगामा करेगी। उसने जानकर बात घुमा दी। बालाज ने एक नागवार नजर इस पर डाली। इससे तो नहीं, मगर तुझ जैसे घामड़ से ये तवक्को की जा सकती है। इसकी बात पर सारम ने घूर कर उसे देखा और तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली, क्योंकि इससे किसी काम में भी जीतना नामुमकिन था, ख्वाह वो बातें ही क्यों ना हो। एक बूंद बरस, एक अश्क छलक, खामोश नजर, कोई बात तो कर। दिल दुखता है तो मेरे दिल पर हाथ तो रख। मैं तेरे दिल पर हाथ रख दूं। दिल दर्द भरा जो उसको छुए ये इससे मिले। एक लफ्ज़ मोहब्बत बोल जरा। मैं सारे लफ्ज़ तुझे दे दूं। दिल दर्द शराब को आग से भर। तू मेरे ख्वाब पे आंख तो धर। मैं तेरी आंख में
ख्वाब भरूं, खामोश मोहब्बत, बात तो कर, दिल दुखता है। रात के 12 बज रहे थे जब पूरा शहर अंधेरे और खामोशी की लपेट में था। वो ठंडी हवाओं से लड़ती तेज बुखार के बावजूद बालकनी में खड़ी थी। 1 घंटे पहले अदन को होश आ गया था और ये खबर भी उसे रुदाबा ने दी थी। या अल्लाह, तूने मेरे दिल में इस शख्स की मोहब्बत डाली ही क्यों, जब पहले ही कोई उसे दिल दे बैठा है। लेकिन मैं जानकर तो इसकी ज़िंदगी में नहीं आई। और अगर बाला जुल्फ़िकार के दिल में अदन बशीर मौजूद है तो दानईन का हसन कहाँ है? और यहाँ इसके घर में क्यों मौजूद है? ये सवाल सुबह से न जाने कितनी बार खुद से कर चुकी थी, मगर जब माथे पर इस शख्स का लम्स महसूस करती तो नए सिरे से उलझ जाती। क्या वो तरस था जो उसे अपने लम्स की सूरत इसकी झोली में डाल गया था? क्या इतनी अदना थी कि वो कि एक सहारे के लिए किसी के दर पर पड़ी रही? आंखों से गर्म स्याह निकलने लगा था। जब भी टेबल पर पड़ा इसका फोन बज उठा था। मुड़कर देखा तो भाभी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसे लगा किसी ने इसे जलते दिल पर फाया सा लगा दिया हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाथ की पुर से आंसू रगड़ती मुस्कुराकर बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? चहक कर बोली, बहुत खुश, बहुत अच्छी, बहुत पुरसुकून। ये कहते कहते आवाज खुद ही मध्यम पड़ गई थी। माशाल्लाह, खुश रहो, मगर ये आवाज इतनी भारी क्यों हो रही है? आइसक्रीम खाइए ना, वो खुशमकीन लहजे में बोली। यहाँ का मौसम आइसक्रीम जमाने वाला हो रहा है, बस इसीलिए बैठ गई शायद। अब उसे वाकई ठंड लगने लगी थी। शॉल को अपने गिर लपेटी झूले में आकर बैठ गई थी। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, फारूक बैठी हूँ। झूले की पुश से सर टका गई थी। वैसे नैनी, मामा पूछ रही थी कि बाल तो कटवा हो चुकी तुम। हंसते हुए बोलती वो एक गहरी सांस भर कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि इसे अभी अपने लंबे बाल अच्छे लगने लगे थे। नहीं, आजकल नहीं, इन्हें भी सर पे चढ़ाया हुआ है, मौका नहीं मिला कटिंग करवाने का। मोबाइल कान से हटाकर देखा, बालाज की कॉल आ रही थी। भाभी मैं बाद में बात करती हूँ, दूसरी कॉल आ रही है, उछलत में बोली। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। उसने खुदा हाफिज करके कॉल काट दी और एक सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने लगी। हेलो, स्पॉट अंदाज में बोली। किससे बात कर रही थी? कुछ एहसास है कब से कॉल कर रहा हूँ? वो सही मानों में टप उठा था। अभी मीटिंग से फारिग हुआ था, भाभी से बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कॉल कर रहे हो। लहजा अनुज वही था। वो एक गहरा सांस भर कर रह गया। हम मिशन पर निकल निकल रहे हैं, मामा को बता देना। इसका लहजा भी उखड़ा उखड़ा सा हो गया। मग, मगर तुम्हें मिलकर जाना चाहिए था इनसे। इसका दिल एकदम बेचैन हो गया। सारी ताल्लुक की कहीं जास हुई थी। नहीं, अर्जेंट निकलना है, बस इनसे कहना दुआ करें। जब सब इन्हीं से कहना है तो मुझे कॉल करने की ज़हमत क्यों की? इनका फ़ोन नहीं लग रहा था। ओह! ठीक है, मैं कह दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं रुको। क्यों? मज़ीद कोई पैगाम देने हैं? हाँ, किसी से कहना इतनी ठंड में खुली हवा में ना बैठे, मज़ीद बीमार हो जाएगी। दानैन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मैं नहीं कहूँगी, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। कोई बात नहीं, वापस आके सारे हिसाब-किताब बराबर कर लूँगा। हुँ, हिसाब-किताब में बड़े पक्के होते तो किसी का इतना सख्त इम्तिहान ना लेते। अदन की कैफ़ियत ज़हन में आई तो एकदम ही बहुत तल्ख़ हो गई थी। बहुत तंज़ करने लगी हो, सही की बीवी बनती जा रही हो। गुस्सा मत दिलाओ, समझ आई? ओके, नहीं दिलाता। चलता हूँ, इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो रूबरू बैठकर शिकवे सुनूँगा। इसके गंभीर लहजे पर दानैन को अपनी आंखें नम होती हुई महसूस हुई। चंद लम्हे इसी तरह खामोशी की नज़र हो गए थे। अल्लाह हाफ़िज़, रुंधी हुई आवाज़ में कहती कॉल मुनक़ता करके फूट-फूट कर वो रो पड़ी थी। जून, तुम्हें ये दौरे मुबारक दौरे गमे आयाम से हो। एक पागल लड़की को भला कर अब तो बड़े आराम से हो। एक अधूरी अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया, तुमने इसका दिल रुखाया, इसके दिल का खून किया। इसे होश आते हुए काफी देर हो चुकी थी। मामा बाबा और जवेरिया बेगम थोड़ी देर इसके पास बैठकर बाहर चले गए थे, मगर वो बस खाली खाली नजरों से सबको देख रही थी।
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے سب خالی ہو چکا ہو، ایک ایسا ویران صحرا جس کے دور دور تک پانی کے ایک قطرے کی امید نہ ہو۔ اس نے زندگی میں بس ایک شخص کو چاہا تھا، شاید یہ پہلی نظر کی محبت تھی جس پر خاموش عشق وار ہو چکا تھا۔ اس شخص کے عشق میں اتنا کھو گئی تھی کہ یہ خوف بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کی منزل ہے بھی یا نہیں، اسے وصل نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ اور آج وہ تہی دست تھی، تہی دامہ تھی، اس کا عشق نامراد ٹھہرا تھا، اور وہ چھوٹی سی لڑکی دانائن حسن بغیر کسی جدوجہد، بغیر کسی لگن کے فاتح ٹھہر رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ۔ کچھ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ ہوتے ہیں جنہیں وہ بغیر مانگے نواز دے جاتا ہے۔ دانائن حسن کا شمار بھی انہیں خوش قسمت لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ اور عدن بشیر، وہ اللہ کے کیسے بندوں کی فہرست میں تھی؟ خود سے سوال کرتی سختی سے آنکھیں بند کر گئی، دو آنسو چپکے سے اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ عدن، ایک گمبھیر آواز اس کے بہت قریب سے اگ رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ڈاکٹر حماد اپنی شاندار شخصیت میں اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ کرسی کھسکا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بھائی تم نے تو ہم سب کی جان ہی نکال دی تھی، اس کی فائل چیک کرتے ہوئے بولے، مگر وہ خاموش رہی۔ میں تو تمہیں کافی اسٹرانگ سمجھتا تھا، مسکرا کر کہتے اس کی نبض چیک کرنے لگے۔ مجھے بھی یہی غلط فہمی لاحق تھی اپنے بارے میں۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی اور ڈاکٹر حماد نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ میں جس عدن کو جانتا ہوں اتنے کمزور اعصاب کی مالک بالکل نہیں کہ اتنے سے حادثے پر ہاسپٹل پہنچ جائے۔ اتنا سا حادثہ؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر وہ سن چکے تھے۔ عدن، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو؟ اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بات کچھ اور تھی جو اب تک پس آئینہ تھی۔ ڈاکٹر حماد، آئی نیڈ سم اسپیس، پلیز پلیز لیو می الون۔ وہ بہت منت سے بولی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں موجود کرب کو دیکھتے رہے، پھر لب بھینچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، ریسٹ کرو تم۔ ایک نظر اس پر ڈال کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور عدن نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر نڈھال سی ہو کر آنکھیں بند کر گئی۔ یہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کے ویرانے میں قائم ایک عالیشان کوٹھی تھی جس کے سیکنڈ فلور پر وہ سیٹ مدثر کے ساتھ بیٹھی شراب اور شباب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ تو سنتو، مگر اس چونٹی نے تجھے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ کہہ کہا لگا کر بولا جسے اس کا پورا بے ڈھول وجود بھی ساتھ ہلا تھا، اور سنتو بائی نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی۔ جب منہ کھولیے بکواس ہی کریو، تجھے کیا لگتا ہے چونٹکی کی میرے سامنے کوئی اوقات ہے؟ چھپتی پھر رہی ہے۔ تنفر سے کہتے سامنے رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ کہاں چھپی؟ وہ میجر اسے کراچی سے یہاں لے آیا، تیرا مال تجھ سے چھین لیا، اب تو یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بھی مزے لے رہا تھا اسے آگ لگا کر۔ تو کیا سمجھتا ہے وہ مال چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس شہر میں تتلیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اپنی ہی سوچ میں گم بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جا جا کر دیکھ بیسمنٹ، میلہ لگا ہے جسے آج اپنے ساتھ قطر لے کے جا رہی ہوں، وہاں کے شیخ تو ان کی تصویروں پر ہی مر مٹے ہیں۔ بےہدگی سے کہا لگاتی چکن ونگ سے صاف کرنے لگی۔ آج رات وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو لے کر قطر روانہ ہو رہی تھی۔ تو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ پہلے اس لونڈی کا لارا دیتی رہی جو میجر کی جھولی میں گر گئی، اور اب انہیں بھی لے کر جا رہی ہے۔ سیٹ کا منہ ہی بن گیا۔ اس کمینی کا تو وہ حال کروں گی کہ پناہ مانگے گی مجھ سے۔ زہریلے لہجے میں بولی۔ دانائن کی حسن کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا جسے وہ ایسے ہی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی ایک آدمی حال میں تیزی سے داخل ہوا۔ بھائی، ایک ایک بری خبر ہے۔ ہامتا ہوا قریب آیا، اس نے ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسی خبر؟ وہ آرمی کے بندوں نے گھیراؤ کر لیا پوری کوٹھی کا۔ تھوک نکلتے بولا تو سنتو بائی کو لگا کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا ہی کچھ ہاتھ سیٹ مدثر کا بھی ہوا تھا۔ کمینوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی خفیہ جگہ کی کیسے خبر ہو گئی ان لوگوں کو؟ وہ دھاڑتی ہوئی اس کا گریبان پکڑ گئی۔
बता मुझे, कैसे पता चला इन लोगों को? भाई मुझे नहीं पता। इस दरिंदी की जुनून से कांपता हुआ वो बोला, जमशेद को भेज। उसे धक्का देती कनपटियां मसलने लगी। वो तेजी से वहां से भागा। संतो, क्या करेंगे अब हम? सेठ मुदस्सर खौफ से बोला। यस मैम, आपने बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ था। जमशेद, कैसे पता चला इन कुत्तों को इस ठिकाने का? किसी निगाह नागन की तरफ वो फनकारी थी। मैडम, अभी इस बात को छोड़ें और जान बचाएं। अपनी कोई दूसरी रास्ता है तो निकलने का, तो वो वहां से निकलने की करें। वो फिक्रमंदी से बोला, क्योंकि सिर्फ संतो बाई या इसके खास आदमियों को ही इसकी कोठी के इस खुफिया रास्तों के बारे में मालूम था। हाँ, जमशेद सही कह रहा है, चल संतो। सेठ मुदस्सर ने भी इसकी तायद की। फिर वो तीनों हॉल से बाहर निकलकर संतो बाई के कमरे की जानिब बढ़े थे। जमशेद और सेठ ने नासमझी से उसे देखा। बाहर से मुसलसल गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। ये टेबल हटाओ तुम दोनों। दरवाजा बंद करके कोने में रखी टेबल की जानिब इशारा किया। इन दोनों ने फौरन उस पर अमल किया और कारपेट हटाया तो एक चौकोर सा ढकना देखकर संतो बाई समेत दोनों के लबों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट बिखर गई। भाई, आप दोनों निकलो, इतने में इन कुत्तों को यहाँ आने से रोकता हूँ। जमशेद की बात पर इसके लबों पर एक मुतासिर कुन मुस्कुराहट आई थी। ये चाबियां पकड़ और लड़कियों को निकालकर पिछली तरफ खड़ी कॉलेज वैन में सवार करवा दे। उसे दूसरे बेसमेंट की चाबियां थमाती नीचे तहखाने की तरफ जाती सीढ़ियां उतरती करी। देख भाई, मैं सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए आता था इधर। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा नहीं भुगतना चाहता। सेठ मुदस्सर अंधेरे रास्ते में इसके साथ चलता हामता हुआ बोला, तो तुझे क्या लग रहा है मुझे शौक है इनके हत्थे चढ़ने का? एक बार बाहर निकल जाने दे यहाँ से, फिर देख तेरी यहाँ की मुखबरी करने वाले का क्या हाल करती हूँ। घुराते हुए वो बोली और मजबूत लोहे का दरवाजा खोला। सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसके कोने में एक और लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। ये रास्ता मैंने ऐसे ही खतरों के पेश नजर बनवाया था। मुस्कुराकर सेठ की बदवास शक्ल देखी, जो अब गहरे गहरे सांस ले रहा था। और अगर खतरा खुद ही इस रास्ते से आ जाए तो क्या करेगी संतोबाई? एक गरजदार आवाज बेसमेंट में गूंजी थी। संतोबाई ने मुड़कर देखा। किसी लंबे चौड़े शख्स का साया नजर आया था। कौन है बे? सामने आ। फौरन खुद को संभालती जोर से धाड़ी। ठीक है, मरने से पहले तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए। इस शख्स की आवाज पर छत में लगा 100 वाल्ट का बल्ब रोशन हुआ और संतों को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। तैमूर? हाँ, वो तो फर्जी करेक्टर था मैम अमारा की तरह। तो मस्खराना अंदाज में कहता करीब आया। कौन है तू और क्या चाहता है? बस नहीं चल रहा था, इसे अभी अपने हाथों से खत्म कर दे। गुड क्वेश्चन। मेजर बाला जुल्फिकार का नाम तो सुन चुकी हूँ अब तक। बस तेरी जान चाहता हूँ। साइड में पड़ी चेयर पर बैठा इत्मीनान से बोला। 4 गनमैन इसके इर्द गिर्द खड़े थे। बाकी मेंबर्स लड़कियों को ढूंढ रहे थे। ओह, तो तू उस को अपने परों में छुपाए बैठा है? बेहुदा कहकहा लगाती बोली। बालाज की आंखों में खून उतरने लगा। कसम है मुझे इसकी और बाकी मासूम लड़कियों की इज्जत की। तेरी कब्र इसी बेसमेंट में बनाऊंगा। इसकी सर्द आवाज पर संतों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई थी, जबकि सेठ दम साटे खड़ा था। तूने अगर मुझे हाथ में लगाया और यहाँ से निकलने ना दिया तो वो सारी लड़कियां मारी जाएंगी, मगर तू इनकी लाशों तक भी नहीं पहुंच सकेगा। उसने भी अपना आखिरी पत्ता फेंका, मगर बालाज के चेहरे पर इत्मीनान हनूस कायम था। ठीक है, इसका भी अभी पता चल जाएगा। कैप्टन जुनैद। इसकी पुकार पर कैप्टन जुनैद कमरे में दाखिल हुआ तो सेठ और संतो भाई को जैसे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था। खुददार कमीने! वो सामने खड़े जमशेद को देखकर पागल हो उठी थी और किसी जख्मी नागिन की तरह इस पर हमला करना चाहा, मगर इसके एक जोरदार तमाचे ने उसे जमीन बोस कर दिया था। सर, इस जैसी औरत के नाम पर धब्बे को इबरत का निशाना बना दे। आज मिर्जा जारम और को मेंबर्स लड़कियों को खुफिया मकाम से निकाल रहे हैं। नफरत से उसने इस नाखून को देखा जो बालात से मुखातिब हुआ था। मेजर, अगर मुझे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इट्स सेठ को तो जरा लेकर जाओ। उसने 2 कमांडोज को ऑर्डर दिया। जब ही संतोबाई ने सेठ की जेब से गन निकालकर जमशेद पर चलानी चाहिए, मगर बालाज ने एक जोरदार लात इसके हाथ पर मारी, जिससे वो गोली कैप्टन जुनैद की बजाय सेठ मुदस्सर के पेट पर जा लगी और वो वहीं गिरकर तड़पने लगा था। वह एकदम लड़खड़ाकर पीछे गिरी और गन दूसरी जानब गिरी थी। कुत्ते,
तेरी रखेल को ना मैंने कोठे पर बिठाया हो तो मेरा नाम भी संतो बाई नहीं। वो पागलों की तरह चीखती इसकी जानिब बढ़ी। बालाज को लगा किसी ने इसके वजूद में शोले भर दिए हों। जुनैद की बेल्ट से गन निकालता उसकी तरफ मुड़ा था और तड़-तड़ गोलियां इसके वजूद में दागता चला गया। पूरा बेसमेंट इसकी दिलखराश चीखों से गूंज रहा था, मगर बालाज जुल्फ़िकार के ज़हन में इसके पलीद जुमले शोर मचा रहे थे। पूरा मैगज़ीन इस पर खाली करने के बाद अपना खून-आलूद आँखों से उसका छलनी वजूद देखा जो दीवार से लगी टेढ़ी गर्दन लिए अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। एक गहरी सांस खारिज की और जुनैद को गन थमा दी। सर मेजर सारम नीड आवर हेल्प। जुनैद के फ़ोन पर कमांडो के मैसेज ने इन दोनों को चौंकाया। हमें फ़ौरन निकलना होगा यहाँ से। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़े थे। कैसा फ़ील कर रही हो अब? सुबह हो चुकी थी। फारिया उससे मिलने आई थी, क्योंकि रात को इसकी तबीयत की वजह से वो बगैर मिले ही चली गई थी। अदन खामोशी रही। क्या बात है? तुम इतनी चुप-चुप सी क्यों हो? मोहब्बत से इसका हाथ थामा, मगर वो फ़ौरन छुड़ा गई थी। एक सवाल का जवाब दो मुझे। लब खींचते बमुश्किल उठकर बैठी फारिया ने नासमझी से उसे देखा। क्या? क्या तुम्हें भी बाला जुल्फ़िकार के निकाह का इल्म था? इसकी बात पर फारिया एक लम्हे के लिए चुप रह गई। इसी लम्हे डॉक्टर हमाद इसकी फाइल लेकर रूम में दाखिल हुए थे। देखो अदन, हाँ या नहीं? बताओ मुझे। फारिया ने डॉक्टर हमाद को देख लिया था। देखो अदन, प्लीज़ खुद को संभालो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। उसने हमाद की मौजूदगी की वजह से उसे चुप करवाना चाहा, मगर वो जैसे सब कुछ भुला बैठी थी। मतलब तुम्हें सब पता था? तुम भी उस शख्स की तरह धोखे में रखी हुई थी मुझे? क्यों फारिया, क्यों? सिसकते हुए बोली, जबकि डॉक्टर हमाद लब खींचे उल्टे कदमों रूम से बाहर निकल गए। चली जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। तुम भी झूठी हो, दगाबाज हो। वो बिफर उठी। अंदर का पाक तालाबा बाहर आने लगा था। होश में आओ अदन। उसके बाजू पकड़कर झंझोर डाला। मैं सिर्फ डॉक्टर हमाद की वजह से चुप थी जो अभी यहाँ से निकले हैं। इसकी बात पर अदन ने जहर खंदा अंदाज में इसके हाथ छटे। मुझे किसी की परवाह नहीं फारिया। जाओ यहाँ से। अपने आंसू रगड़ते हुए बोली। अदन, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें नहीं मालूम कि मेजर बालाज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। रंजीदगी से कहती इसके पास बेड पर बैठ गई। इसके लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट फैल गई। तुम जानते हो, दानैन पूरी एक रात घर से गायब रही थी, जिसकी वजह से इसकी बारात वापस लौट गई थी। उसने चौंक कर फारिहा को देखा। तो बालाज का क्या ताल्लुक था इस बात से? अपनी बेबसी पर इसकी आंखें फिर से नम होने लगी थी, क्योंकि इस मासूम को हम लोगों ने ही अपने मिशन के लिए अगवा किया था। अपने लब काटते तासुब से बोली, जबकि अदन दंग सी रह गई थी। ये क्या कह रही हो फारिहा? हाँ अदन, दानैन की प्रोफेसर से मिसयूज कर रही थी, और मेजर बालाज को दानैन पर भी शक था, इसलिए उसे अगवा किया था। मगर दानैन के ससुराल वालों को बारात वाले दिन इस बात की खबर हो गई और उन्होंने बारात लाने से मना कर दिया था। हम मिशन के हवाले से कोई भी बात लीक नहीं कर सकते थे। फिर आंटी ने इंसिस्ट किया था निकाह के लिए। वो सब कुछ बताती चली गई, जबकि अदन एकदम खामोश हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है दानैन? दानैन और मेजर बालाज ने कोई मोहब्बत की शादी की है? नहीं अदन, तुम सोच भी नहीं सकती दानैन और उसकी फैमिली ने कैसी कैसी नजरों का सामना किया था जब बारात ने आने से इनकार कर दिया था। और मेजर बालाज, एक नजर इसके साकत वजूद को देखा जो पथराई नजरों से उसे ही देख रही थी। वो इनकार कर चुके थे शादी से। इन्हें आखिरी दम तक तुम्हारा ख्याल था अदन की, तो तुम पर क्या बीतेगी? अगर असद हसन मेजर बालाज का दोस्त ना होता तो शायद वो ये एहसास दानैन की फैमिली पर कभी ना करते। अपने आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई और वो बस नम आंखों से अपनी हथेलियां घूर रही थी। मुझे उम्मीद है तुम दिल में कोई बदगुमानी नहीं रखोगी मेजर बालाज या दानैन के लिए, क्योंकि वो भी हालात के आगे बेबस थे। अपना बैग उठाकर एक गहरी सांस भरती वो बाहर निकल गई थी, जहां डॉक्टर हमाद साकत से खड़े थे। उसे देखकर खामोशी से आगे बढ़ गए, मगर इनकी आंखों का तासुर फारिहा को उलझा गया था।